बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की हालतें, हम इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इन तीनों स्टेट को अच्छे से और डिटेल में देखेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट, न्यूमेरिकल्स की और मैथ के चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो तरीक़ेकार है वो मैं इस वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। और पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो भी इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। और उनको लिखना कैसे है, मतलब कि जो हाइडिंग वगैरह है वो आप भी इसमें देख लीजिएगा तो आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और मुझे कमेंट करके बताना भी है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम पहली स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। पहले डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, के कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी इफ़ आफ्टर अ स्लाइट लिटल इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर उसे हम थोड़ा सा छेड़ें, थोड़ा सा उसकी पोजीशन को हिलाएं, तो हिलाने के बाद वो दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए तो फिर हम कहते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को उसकी पोजीशन से हिलाओ और हिलाने के बाद जब आप उसे छोड़ दो तो वो दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाए तो वो हम कहेंगे वो किसमें है, अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसकी सादा सी मिसाल आपके सामने ये बनाई हुई है कि ये टेबल है, टेबल के ऊपर ये कोई बुक पड़ी हुई है। मैं इस बुक को थोड़ा सा उठाता हूँ, ये मैंने इस बुक को उठाया और जब मैं उठा के छोड़ूंगा तो ये बुक दोबारा अपनी पहले वाली हालत में चली जाएगी। तो मतलब कि मेरी ये बुक क्या अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, क्योंकि इसे छोड़ने से ये दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ गई तो वो अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ओके, इसकी एक और एग्जांपल करते हैं हम। ये मेरे पास एक ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, ये दरमियान में क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मैं इसको थोड़ा सा छेड़ता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, तो मूव करने के बाद जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ये क्या होगा, ये दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन पर आकर ठहर जाएगा, उस साइड पे गिरेगा नहीं। लेकिन जब मैं इसे बहुत ज़्यादा मूव करूँगा, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ इसे दूसरी तरफ और ज़्यादा धकेल दूँगा तो फिर ये दोबारा अपनी पोजीशन पर नहीं आएगा बल्कि एक नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाएगा। ओके, तो मतलब ये हुआ कि इतनी कंडीशन तक, यहाँ तक तो वो बॉडी मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, क्योंकि जब मैं उसकी पोजीशन को छेड़ता था तो वो दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाती थी। लेकिन जब मैंने ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगाई, ज़्यादा उसको छेड़ा, तो वो फिर अपनी पोजीशन पर दोबारा नहीं आई बल्कि एक नई पोजीशन में चले गई। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आप देखें तो इसके दरमियान में क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यहाँ पर भी इसका क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी इसका क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप देखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैं एक सीधी लाइन नीचे ड्रा करता हूँ, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है ना, तो वही चीज़ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका नीचे की तरफ है। ओके, तो जब मैंने इसको उठाया था, इस वाले केस में जब मैंने इसे थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हिलाया था, तब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था, नीचे की तरफ ही था। ठीक है, इसके नीचे वाले हिस्से से ही गुजर रहा था। देखें, इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसे हम कहते हैं बेस। तो जब मैंने इसे थोड़ा सा हिलाया था तब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस के अंदर से ही गुजर रहा था। तो फिर क्या हुआ, ये दोबारा अपनी पहली हालत में आ गया। लेकिन जब मैंने ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स लगाई, फिर क्या हुआ, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देख सकते हैं कि इसकी बेस से बाहर निकल गया। पहले इस वाली बेस के अंदर से गुजर रहा था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, आप देख सकते हैं इसी वाली बेस के अंदर से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुजर रहा था। ये थी ना इसकी बेस, तो पहले भी बेस के अंदर से गुजर रहा था। लेकिन जब मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई तो फिर उसकी बेस के अंदर से नहीं गुजरा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस से बाहर निकल गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मेरी बॉडी दूसरी साइड पे आके गिर गई। तो यहाँ से एक बात हमें ये समझ आती है कि जब तक तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर से गुजरता रहेगा, मेरी बॉडी दोबारा अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की बेस में से निकल जाएगा तो वो मेरी बॉडी दोबारा पहले वाली हालत में नहीं आएगी। ओके, तो ये बात जहन में रखना कि अगर आप चाहते हो कि कोई बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में रहे तो आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसकी बेस में से गुजरता रहे। आपको इस तरीके से उसको डिज़ाइन करना है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस में से गुजरता रहे। जब तक गुजरता रहेगा वो बॉडी
उसी बेस में ही रहेगी। जैसे ही वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और डायरेक्शन में चला गया, किसी और बेस के अंदर चला गया, तो वो फिर उस डायरेक्शन में गिर जाएगी बॉडी, ठीक है, जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी पॉइंट को हम यूज़ करते हैं गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में। जब हम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ या कार वगैरह कोई भी गाड़ी है उसको जब डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके नीचे वाले हिस्से में क्या करते हैं, वज़न ज़्यादा रखें। उसके नीचे वाले हिस्से का क्या रखें, वज़न ज़्यादा रखें। अब वज़न ज़्यादा रखने का फ़ायदा हमें ये होता है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो नीचे की तरफ आ जाता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने की वजह से क्या होता है, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल रहती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने की वजह से क्या होता है, बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहती है, स्टेबल रहती है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, इसकी बेस में से ही गुजरेगा। इसकी बेस में से ही गुजरेगा तो हमारी जो गाड़ी है वो हमेशा स्टेबल हालत में रहेगी, इधर उधर गिरेगी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी हम करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी जो गाड़ी है वो नीचे से चौड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी हो, ताकि नीचे वाला हिस्सा जो बेस है हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस में से ही रहे। जैसा कि यहाँ था, देखें अभी वो सिर्फ इतनी इतनी चौड़ी थी ना, अगर ये और ज़्यादा चौड़ी होती, ये जो मेरा बॉक्स है और ज़्यादा चौड़ा होता, इतना ज़्यादा चौड़ा होता, तो फिर क्या होना था, फिर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकलना ही नहीं था, फिर तो वो इसकी बेस के अंदर ही रहना था ना, क्योंकि बॉक्स ज़्यादा चौड़ा हो गया। तो अगर चौड़ाई मैं ज़्यादा कर देता तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस के अंदर ही रहता और ये दोबारा अपनी पहली वाली हालत में आ जाता। तो इसका मतलब ये है कि हम नीचे से जितना ज़्यादा फैलाएंगे किसी बॉडी को, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना ही उसकी बेस के अंदर रहेगा और वो स्टेबल हालत में रहेगा। यही हम गाड़ियों में भी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपनी गाड़ियों को नीचे से चौड़ा कर देते हैं, ज़्यादा से फैलाव ज़्यादा कर देते हैं। तो फैलाव ज़्यादा करने से भी क्या होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी गाड़ी की बेस के अंदर ही रहता है। जैसा कि आप इस पिक में देखें, अगर जब गाड़ी मोड़ काट रही होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पे होगा, या दरमियान में इसका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये इधर करके इसका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये मोड़ काट रही है गाड़ी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा दरमियान में है, ठीक है, तो उसका वज़न नीचे की तरफ होगा गाड़ी का, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी कहाँ से गुजर रहा है, उसकी बेस में से ही गुजर है। तो गाड़ी मेरी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी और गिरेगी नहीं। अगर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा होता, फ़र्ज़ करो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ पर होता या और ऊंचा होता, या मैं गाड़ी को ऊंचा लंबा सा बना देता और कोई मोड़ काट रहा होता, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरा ऊपर कहीं पे होता यहाँ पे, तो फिर क्या होना था, फिर देखें अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ गया, यहाँ से ज़रा इस साइड पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने हो जाना था। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब क्या हुआ, उसकी बेस के काफ़ी कॉर्नर पर आ गया, तो थोड़ा सा ही झटका लगता या थोड़ा सा और गाड़ी मोड़ काटती तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसकी बेस से निकल जाना था और फिर गाड़ी ने इसी डायरेक्शन में आके गिर जाना है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूँ करते हैं कि गाड़ी को एक तो नीचे से चौड़ा रखते हैं और दूसरा ज़्यादातर वज़न भी नीचे की तरफ रखते हैं, ताकि वो नीचे से भारी रहे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन के पास रहे, गाड़ी हमारी स्टेबल रहे। तो पहले आपने देखा होगा जो पहले वाली हमारी गाड़ी थी उनका ऊपर काफ़ी ज़्यादा सामान रख देते थे ना, तो वो उलट भी जाती थी। उसका यही मसला था, ऊपर काफ़ी सामान होने की वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आ जाता था और वो बस की बेस में से निकल जाता था बाय ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और गाड़ी फिर उसी डायरेक्शन में गिर जाती थी। इसलिए अब क्या करते हैं, हम बजाय ऊपर की तरफ सामान रखने के, अब गाड़ियों के नीचे वाले हिस्से में उन्होंने ना सामान रखने की जगह बनाई होती है। यहाँ पर लोगों का सामान रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए तो आ जाए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करते हैं वो नीचे ही रखें, ठीक है। और दूसरी बात, गाड़ियों को अब नीचे से चौड़ा भी बनाया जाता है और ज़्यादा ऊंची भी गाड़ियाँ नहीं बनाई जाती। आपने देखा होगा पुरानी गाड़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची होती थी, इतने इतने बड़े टायर लगा देते थे और इतनी ऊंची ऊंची गाड़ियाँ होती थी। उसका भी यही नुकसान था कि इतनी ऊंची गाड़ी होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत जल्दी उसकी बेस में से निकल जाएगा और फिर वो गिर जाएगी। अब वो गाड़ियाँ होती भी ज़मीन के करीब हैं, होती भी नीचे से वज़नी है, और जिसकी वजह से वो बैलेंस रहती हैं, वो उल्टे सीधे रास्तों पर भी वो इजीली गुजर जाती हैं और गिरती नहीं है। ये इसका फ़ायदा हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की भी, और इसके अंदर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ आया होगा आपको। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ियों को नीचे से वज़नी क्यों बनाया जाता है, ठीक है, गाड़ियों को नीचे से चौड़ा क्यों बनाया जाता है,
दोनों का आंसर सेम ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज़मीन के करीब हो उतनी गाड़ी हमारी बैलेंस रहती है और वो गिरती नहीं है, इसलिए हमें इनको नीचे से वजनी और चौड़ा बनाना पड़ता है। यही बात मैंने इसकी लिख दी हुई है नोट में कि अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी उस वक्त तक इक्विलिब्रियम में रहती है जब तक कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस में से गुजरता रहे। जैसे ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस से बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहती और वो दूसरी नई पोजीशन में जाके गिर जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर पेपर में आए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर नोट की हेडिंग दे के आपने ये लाइन लिख देनी है, और नीचे आप ये हल्की से डायग्राम भी बना सकते हो, या अगर डायग्राम नहीं बनानी तो आप इसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ तक हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चुका है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पर, यानी कि नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की हालत पर, स्टेट पर। अगली हालत का नाम है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अ बॉडी does not return to its previous position when set free after a slightest tilt, it said to be in unstable equilibrium। वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी बॉडी को इंतहाई थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा टेढ़ा करके छोड़ देंगे तो वो दोबारा अपनी पहली वाली हालत में नहीं आएगी, तो फिर हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सिंपल से इसकी मिसाल देखें तो आपके पास ये एक आपकी पेंसिल है और पेंसिल एक आप किसी भी बेंच के ऊपर इसको थोड़ी देर के लिए स्टेबल तो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो ये या तो इस पोजीशन में आके गिर जाएगी या फिर उस पोजीशन में आकर गिर जाएगी। तो मतलब ये अभी इस तरीके में क्या है, अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये अपनी हालत को बरकरार नहीं रख सकती। थोड़ी देर के लिए, शायद थोड़ी देर के लिए रुकेगी और फ़ौरन ही इधर या उधर गिर जाएगी। तो यही डेफिनेशन में है कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर बॉडी अपनी पहली हालत में दोबारा ना आए थोड़ा सा टेढ़ा करने पर, तो फिर हम कहते हैं वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसा कि आपके सामने मैंने एग्जांपल में बता दिया, काफ़ी सिंपल चीज़ थी। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो था हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, जब कोई बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो देखिए, अगर जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऊंचा है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो कोई भी बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊंची हो जाए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को गुजरने के लिए नीचे से हमने देखे बेस भी ख़त्म ही है, तकरीबन है ही नहीं है बेस। ये सिक्के की तो नोक होती है ना, कोई अगर ये चौड़ा हो जाए ना, नीचे से काफ़ी चौड़ा हो जाए, तो फिर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस में से गुजर जाएगा और ये खड़ी हो सकती है। लेकिन हमने बहुत ही बारीक कर दिया हुआ सिक्का, बेस उसकी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस में रहेगा नहीं, इधर उधर हो जाएगा। तो जिस साइड पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा मेरी पेंसिल उसी साइड पे जाके गिर जाएगी। तो इसके भी अगर नोट में मैं ये बात लिख दूं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज़ एट द हाईएस्ट पोजीशन, तो ये पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पर कब होता है, जब बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। ओके, तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, मतलब काफ़ी ऊंचा होता है। इस बात को अपने जहन में रखना आपने। तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ ये हो गया मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मूव करते हैं अपने लास्ट स्टेट पर। लास्ट स्टेट है हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बहुत आसान है, पहले वाली भी आसान थी। अब इसमें देखें, अभी भी आपके पास पेंसिल है, लेकिन अब आपके पास पेंसिल खड़ी हुई नहीं है, नीचे की तरफ है, लेटी हुई है पेंसिल। तो अगर मैं पेंसिल को थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा सा उस साइड पे मूव करवाऊँ मैं पेंसिल को, मैं थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ, तो आपको पता है ये रोल करते हुए या घूमती हुई थोड़ी सी आगे चली जाएगी। पहले भी इसी तरीके से पड़ी हुई थी ना, थोड़ा सा आगे जाके वो इसी हालत में रहेगी, तो रहेगी तो इसी हालत में, बस थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, जगह तब्दील करके, लेकिन रहेगी इसी हालत में ही। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है ना, जिसमें बॉडी अपनी नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाती है, अपनी न्यू पोजीशन पर ठहर जाती है, उस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं
कि इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि जब आप उसे अपनी पहले वाली पोजीशन से थोड़ा सा हिलाते हो तो वो नई पोजीशन में जाकर ठहर जाती है, उसी हालत में, कोई नई हालत में नहीं, बस अपनी पोजीशन चेंज करती है। तब क्या कहते हैं, इट्स हैड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तब हम कहेंगे कि वो किस में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आपके पास ये आपका अंडा है, ठीक है, तो अंडे का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, दरमियान में होगा। तो जैसे ही मेरा अंडा आगे की तरफ मूव करेगा तो वो थोड़ी सी आगे जाके रुक जाएगा, तो दोबारा इसी हालत में रहेगा ना। तो मतलब ये भी अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और कौन सा इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी मतलब हालत चेंज नहीं करती, सिर्फ क्या करती है, अपनी जगह चेंज करती है, पोजीशन चेंज कर लेती है और नई जगह पर जाकर ठहर जाती है, लेकिन रहती उसी हालत में है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को देखो ना, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता यह है कि जो बॉडी है ना, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, दरमियान में है। तो जब ये नई पोजीशन पर जाके ठहरेगी तब भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में रहेगा। ओके, इसमें भी ऐसे ही है, इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, दरमियान में है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो जब मेरा अंडा थोड़ी आगे जाके कहीं पे रुकेगा तब भी तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में रहेगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि अंडा आगे जाके खड़ा हो गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ गया या इधर हो गया, नहीं, अंडा तो ऐसे ही इसी आदत में रहेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मेरा इधर ही रहेगा। तो दोनों केस में क्या रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है। यही बात हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है ना, वो चेंज नहीं होती, वो पहले जहाँ था नई हालत में भी जाके वहीं पर ही होगा। तो यही बात इसके नोट में मैंने लिखी है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो सेम रहती है, जबकि पहली दोनों कंडीशन में हाइट चेंज हो जाती है। जैसे कि इसकी बात करें पेंसिल की भी, तो जब पेंसिल मेरी गिरेगी तो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट देखिए कितनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। जब पेंसिल गिर जाएगी मेरी, गिर के यहाँ पर आ जाएगी, तो फिर ग्रेविटी की हाइट देखिए कम नहीं हो जाएगी ज़मीन से। तो यही बात कि इसमें हाइट चेंज हो जाती है। इससे पहले वाला भी जो था हमारा अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसमें भी हाइट चेंज हो जाती है। आप देखें ज़रा, ये हमने पढ़ा था कि ये जब मेरी बॉडी पहले मेरी जो ये बॉडी है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ से यहाँ तक था। ओके, तो जब तक तो उसकी हाइट सेम रही है वो इसमें रहा, लेकिन जब वो नई हालत में जाके गिर जाएगा तो ये गिर के बिल्कुल सीधी हो जाएगी ना, नीचे इस तरीके से हो जाएगी, तो फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, उसकी हाइट चेंज हो जाएगी। वही बात बताना चाह रहा हूँ कि इनके अंदर हाइट चेंज हो जाती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, लेकिन जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना, उसके अंदर हाइट चेंज नहीं होती, जो हाइट उसकी थी वही रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दोनों कंडीशन में। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या रहती है, हाइट सेम रहती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास ये खिलौने वाली एग्जांपल है, एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये दरमियान में है, इसका यहाँ पर। तो जब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा पुश करूँगा वो नई पोजीशन में जाके ठहर जाएगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी क्या रहेगा, दरमियान में रहेगा, और इसकी हाइट भी ज़मीन से क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितनी पहले हाइट थी अभी भी उतनी ही हाइट है, तो हाइट सेम रही, इसलिए ये भी किस में है, अभी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और एग्जांपल देखते हैं इसकी, एक लास्ट एग्जांपल, आपके पास ये बेलन है आपका, ठीक है, जिससे आप रोटियां बनाते हो, तो बेलन में भी क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में होगा। और जब ये बेलन मेरा घूमता घूमता कहीं और किसी और पोजीशन पे जाके ठहर जाएगा तो तब भी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका दरमियान में रहेगा ना, ऐसा थोड़ी होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ जाएगा, नहीं, इधर ही रहेगा। ओके, तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें हाइट चेंज ना हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये इसकी अच्छे से डेफिनेशन है, इसका भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह उनके रिप्लाई करूँगा। अगर आपको समझ आ रही है, वीडियोस अच्छी लगें, तो आपने इनको शेयर लाजमी करना, आपका शेयर करना बनता है फिर। और वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब भी करें। अब आपको प्ले लिस्ट कैसे मिलेंगी वो आप इस वीडियो में देख लें। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी।
उसके नीचे फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।